हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए, आज का टॉपिक हम देख रहे हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमारा हो गया था। अब तक के जितने भी हमने लेक्चर्स देखे उसमें हमने बेसिक टर्म्स से लेकर एडवांस तक हम चले गए हैं। हमने एड्जॉर्प्शन के बेसिक टर्म से फिजिक्स ऑप्शन से लेकर उसकी इक्वेशन, लैंग्वेज इक्वेशन, फ्रेडलिज इक्वेशन और उसके ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। तो हम शुरू कर रहे हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो याद रखिए, इसके भी मैं और नाम बताता हूं। केमिकल एड्जॉर्प्शन का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था जो कि है केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन प्लस इसे हम लोग लैंग्वेज एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसे ही हम एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। रिमेंबर दिस पॉइंट कि केमिकल एड्जॉर्प्शन का ही दूसरा नाम केमिसॉर्प्शन हो जाएगा, केमिसॉर्प्शन का ही दूसरा नाम लैंग्वेज एड्जॉर्प्शन और साथ ही में एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन होगा। आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजिक्स ऑप्शन कहा था, फिजिक्स ऑप्शन के बाद इसको फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन कहा था एंड लास्ट वन क्या कहा था, वैन डर वाल्स एड्जॉर्प्शन। रिमेंबर, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो इट इज फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखना है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर आप इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी वजह से इसे हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं या केमिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर आने वाला है और अट्रैक्ट होने वाला है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स कोई और नहीं केमिकल बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमने देखा था फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वैन डर वाल्स फोर्स था, तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड, दिस आर स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन, हमने हीट ऑफ बॉन्ड आपने पढ़ा है, तो केमिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल बॉन्ड। या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग में हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर मैं और बोलूं तो सेकेंड पॉइंट इसमें मैं कहूंगा कि दिस इज अ स्पेसिफिक, ये मैंने कहा था स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। मतलब केमिकल बॉन्ड आपको पता है कि कोई भी दो सब्सटेंस पर केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता, फिक्स होता है कि ए कौन सा है बी कौन सा है, तभी उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा। मतलब कोई भी ए बी मिलाकर प्रोडक्ट नहीं बनाते, याद रखना ऐसे नहीं होता है, कोई फिक्स ए फिक्स बी ही मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। वैसे ही स्पेसिफिक ये यहाँ पर भी हमें केमिकल बॉन्ड बनने वाला है, तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब वहां पर जो एड्जॉर्बेंट है वो फिक्स होगा। मतलब एड्जॉर्बेंट कोई भी एड्जॉर्बेंट को नहीं अट्रैक्ट करेगा, पर्टिकुलर केमिकल को ही अट्रैक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल निकेल और प्लैटिनम की बात कही थी, तो निकेल अट्रैक्ट्स हाइड्रोजन because nickel is used always as a catalyst for the hydrogenation reaction. निकेल प्लैटिनम कैटलिस्ट इज यूज, निकेल या फिर प्लैटिनम, तो हाइड्रोजन गैस को वो एब्जॉर्ब करता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। इस वजह से निकेल हम एज अ कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं। तो इट इज अबाउट स्पेसिफिक। अगेन थर्ड पॉइंट मैंने आपसे कहा था हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई। कितनी बताई थी मैंने, इट इज -82 -240 किलो जूल पर मोल। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए और इसके साथ में मैं एक और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने इसकी ग्राफ के बारे में बात की थी, हमने फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था। डू यू रिमेंबर किस तरीके से था वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? तो अगर मैं उसे बनाने की कोशिश करता हूं तो वो इस तरीके से आएगा। ये हमारा एनर्जी हो गया और ये हमारा था डिस्टेंस। ओके, दिस वन इज डिस्टेंस, दिख रहा है, दिस वन इज एनर्जी
हियर इन सेंटर पॉइंट इट इज 0, इट इज पॉजिटिव, हियर इट इज नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव बीच में 0, पता है ना आप लोग को, पता है या नहीं पता, सेंटर में 0, इट इज ओरिजिन। ओके, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ हमने ऐसा देखा था, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में किस तरीके से ग्राफ आता था कि चलो ड्रॉ ही कर लेता हूं मैं, इट इज इन दिस वे, या इस तरीके से चलता था। बट अगर मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमें पहले एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। याद रखें, केमिकल बॉन्ड ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, आपको पता है कोई भी केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमें पहले उसे एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए या फिर केमिसॉर्प्शन होने के लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी एनर्जी ऊपर से आ रही है, इट विल कम फ्रॉम द टॉप एंड यहाँ पे आकर वो बहुत नीचे जाएगा एंड फिर इस तरीके से। तो रिमेंबर दिस कि केमिकल, दिस वन इज फॉर केमिकल केमिसॉर्प्शन, कि केमिसॉर्प्शन के बाद हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी होगी, दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी जब तक हम नहीं देंगे तब तक केमिसॉर्प्शन नहीं होगा। मीन्स केमिसॉर्प्शन होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। हमने एनर्जी दी, वो सब्सटेंस के पास पहले 0 एनर्जी था, फिर पॉजिटिव एनर्जी, इट विल, उसकी एनर्जी धीरे धीरे जैसे जैसे वो पार्टिकल के पास आएगा, सी दिस वन इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो उसकी एनर्जी कम कम होती जाएगी एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। सी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो एंड ये डिस्टेंस देखो, यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड बनता है, दिस इज एट दिस पॉइंट फिजिकल बॉन्ड एंड दिस इज द डिस्टेंस, this is the heat delta H chemisoption, this is delta H physisorption। डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर डेल्टा H छोटा है, एक्चुअल में इससे भी छोटा बनेगा, अब दिखना चाहिए इसलिए मैंने बड़ा बनाया है, एक्चुअल में बहुत छोटा होता है ये, और ये डेल्टा H बड़ा होता है, इसकी कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। ओके, 20 to 80 सॉरी 20 to 40 हमने इसका लिखा था। ओके, दिस वन इज वेरी स्मॉल फिजिसॉर्प्शन का, बट वापस हमें इंपॉर्टेंट, हम लोग फिजिसॉर्प्शन तो हम पढ़ चुके हैं, सर बोलना बार बार क्यों फिजिसॉर्प्शन पढ़ा रहे हो, तो फिजिसॉर्प्शन जिसने नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देख लेगा मेरा। ना हम लोग सिर्फ केमिसॉर्प्शन की बात करें तो केमिसॉर्प्शन पर पहले मैंने एक्टिवेशन एनर्जी दी, वो प्रोडक्ट 0 से सम एनर्जी पर चला गया, पॉजिटिव एनर्जी पर, सब्सटेंस एब्जॉर्बेट, फिर धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जा रही, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है एंड व्हेनेवर ए सब्सटेंस इज फॉर्मिंग बॉन्ड, जब बॉन्ड बनाता है तब उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, दैट सब्सटेंस इज बिकमिंग स्टेबल, तो वो सब्सटेंस स्टेबल होते होते वो एब्जॉर्बेंट के पास में आ जाएगा और वो दोनों सब्सटेंस पास में आ जाएंगे तब बॉन्ड बनेगा, एट दिस पॉइंट केमिकल बॉन्ड बनेगा एंड यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, सो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, -80 to -240 किलो जूल। ध्यान में रखना है ये वैल्यू, क्लियर है। इसी ग्राफ से हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन हाई एक्टिवेटेड एनर्जी इज टू बी प्रोवाइडेड, एक्टिवेशन एनर्जी इज टू बी प्रोवाइडेड। मतलब कि ग्राफ से, एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ से आप बता सकते हैं कि केमिसॉर्प्शन के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। फिजिसॉर्प्शन में ऐसे कोई एनर्जी हमने नहीं प्रोवाइड की थी, ऑटोमेटिक वंडरबल फोर्स हो रहा था, क्योंकि वंडरबल फोर्स विदाउट एनर्जी एक्ट करता है, उसमें ऑटोमेटिक एक्ट करता है। आपने वंडरबल फोर्स केमिकल बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा है इन अदर चैप्टर इन स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहां पर आपको पता है वंडरबल फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्सटेंसेस इन यूनिवर्स, तो वो सभी सब्सटेंसेस पर रहेगा और जैसे जैसे पास आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है एंड ये एनर्जी बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस एनर्जी। मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिसॉर्प्शन इज ग्रेटर देन हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फिजिसॉर्प्शन। ये 2 पॉइंट इस ग्राफ से आपको समझ में आने चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है। इस ग्राफ पर मेंस पर क्वेश्चन आए हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो चाहे वो JEE हो। ओके, ये हुआ हमारा जनरल, मैंने बताया फिजिसॉर्प्शन के लिए ये वाला ग्राफ फॉलो करता है, ऊपर चले जाएगा एनर्जी बढ़ जाएगी। केमिसॉर्प्शन के लिए ये वाला ग्राफ, ब्लैक वाला ग्राफ चलेगा। बट एक्चुअली अगर कोई सब्सटेंस को केमिसॉर्प्शन करना है तो क्या होता है, अब आप देखिए कि आपको ज्यादा एनर्जी, पढ़ाई करना है मुझे, लेकिन ज्यादा एनर्जी से पढ़ाई करना पड़ेगा।
बट अगर मैं दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ तो धीरे धीरे मेरी एनर्जी कम लगेगी और मैं उससे दूसरे हार्ड वाले में जा सकता हूँ। तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगा कि पहले मैं सिंपल वाली स्टार्ट करूंगा कि मेरी एनर्जी कम वेस्ट हो, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और देखिए यहाँ से मैं आगे निकल जाऊंगा और आगे निकल कर यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जो कि मुझे केमिज ऑप्शन में शिफ्ट कर रहा है, जो मुझे हार्ड लेवल पे लेके जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जगह मैं विदाउट एनर्जी से आऊंगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, केमिज ऑप्शन की बात भी करेंगे तो सबसे पहले फिजिक्स ऑप्शन स्टार्ट होगा, फिजिक्स ऑप्शन हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्स बन जाएंगे और फिर वो देखेगा कि अब मैं केमिज ऑप्शन में शिफ्ट हो सकता हूँ, तो उसके वंडरवॉल फोर्स ब्रेक हो जाएगा। सी पास में जब आएगा तो वंडरवॉल फोर्स ब्रेक होता है, एक लिमिट तक वो अट्रैक्टिव होता है, यू रिमेंबर दैट। वंडरवॉल फोर्स एक लिमिट तक अट्रैक्टिव होगा, जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब वो रिपल्सिव हो जाएगा और फिर वो केमिज ऑप्शन की तरफ शिफ्ट करेगा। एंड सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा है, यहाँ पर देखो इतनी सी ही एक्टिवेशन एनर्जी, लेस लो एक्टिवेशन एनर्जी at this point, very less activation energy is to be provided। मतलब कोई भी होशियार इंसान क्या करेगा कि पहले सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करेगा और जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हार्ड क्वेश्चन में आएगा, न कि दूसरे बच्चों की तरह जो पहले ही हार्ड लेवल स्टार्ट करे और अपनी एनर्जी लॉस करे बहुत सारी और फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बेटर है सिंपल से स्टार्ट करें एंड फिर हम हार्ड पर चले जाए, तो हमारा ये जो एनर्जी वेस्ट है, जो टाइम वेस्ट है वो बच जाएगा। वैसे ही केमिज ऑप्शन में इतना सारा एक्टिवेशन एनर्जी देने की जगह सब्सटेंस पहले फिजिक्स ऑप्शन करेगा, फिजिक्स ऑप्शन होने के बाद वो केमिज ऑप्शन के ग्राफ में शिफ्ट करेगा एंड अगर वो और आगे जाता है तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। मतलब सबसे पहला मैंने कहा कि एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड रहेगा, केमिज ऑप्शन एक स्पेसिफिक रहता है, उसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है एंड इट रिक्वायर हाई एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी, उसमें ज्यादा लगेगी। नाउ अगर हम और इसके बारे में बात करते हैं, चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, मेक इट प्रॉपरली, राइट डाउन इट प्रॉपरली। तो ठीक है, आप पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, केमिज ऑप्शन के ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब चैप्टर। ओके, सो आप ध्यान रखेंगे कि ये सब ग्राफ बहुत अच्छे से करके रखें। एक बात याद दिलाऊंगा कि फिजिक्स ऑप्शन में, जैसे कि अगर ये मेरा सब्सटेंस है, एड्सॉर्बेंट है, तो मैंने फिजिक्स ऑप्शन में कहा था कि इस तरीके से पार्टिकल्स आएंगे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो मैंने कहा था मल्टी लेयर बनेगा। किसमें, लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में, फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर बनेगा। देखना वो ग्राफ में आपने देखा था कि फिजिक्स ऑप्शन थोड़ा दूरी बनता है, मतलब यहां पर भी फिजिक्स ऑप्शन बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, लेकिन आपको पता है केमिकल बॉन्ड हमने देखा कि बहुत पास बनता है। मतलब जो फर्स्ट लेयर रहेगी, दिस फर्स्ट लेयर, सिर्फ यही केमिज ऑप्शन कर सकती है, ओनली फर्स्ट लेयर। मीन्स अगर मैं केमिज ऑप्शन की बात करूं, सो केमिज ऑप्शन इज अ यूनी लेयर। कितने पॉइंट हो गए थे, 4 पॉइंट हो गए थे। सो केमिज ऑप्शन इज अ यूनी लेयर फेनोमेनन। मतलब कि केमिज ऑप्शन में सिर्फ एक ही लेयर एड्सॉर्ब होगी, एक लेयर एड्सॉर्ब होने के बाद दूसरी लेयर एड्सॉर्ब नहीं होगी, ऐसा नहीं है, एड्सॉर्ब होगी, लेकिन ये केमिज ऑप्शन नहीं रहेगा, केमिकल बॉन्ड नहीं रहेंगे, ये होंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिमेंबर, वो रहेंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऊपर के भी थर्ड लेयर भी वंडरवॉल फोर्स फिजिक्स ऑप्शन, बट सिर्फ फर्स्ट लेयर केमिज ऑप्शन हो सकता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक ही लेयर बनी है तो एक लेयर या तो वो केमिज ऑप्शन हो सकती है या तो फिजिक्स ऑप्शन हो सकती है। याद रखना है, फर्स्ट लेयर केमिज ऑप्शन भी हो सकती है, फिजिक्स ऑप्शन भी हो सकती है, बट सेकेंड लेयर इज ओनली फिजिक्स ऑप्शन, नॉट केमिज ऑप्शन। क्लियर, क्लियर है यहां तक के? तो ये सभी पॉइंट क्लियर है। देन नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूं, एक पॉइंट यहां पर मैं कह सकता हूं कि
जो हमने ग्राफ देखा था, chemizoption happens closer as compared to physioption. मतलब physioption दूर होता है, chemizoption पास होता है। दिख रहा है? ये मैंने ग्राफ में भी हमने देखा कि physioption दूर बना था बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, एंड केमिकल बॉन्ड पास में आ गया था। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अब थोड़े से ज़्यादा डिटेल वाले पॉइंट में, जो हमने physioption की बात की थी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़े डिटेल्स वाले बात करने से पहले। ठीक है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। एक और पॉइंट 7, मैंने कहा था कि physioption रिवर्सिबल है, बट chemizoption इज नॉट रिवर्सिबल, इसलिए मैं इसको लिखूंगा इट इज इररिवर्सिबल। रिमेंबर दैट chemizoption इज इररिवर्सिबल, वापस नहीं होगा, मतलब जो एब्जॉर्ब हो गया वो डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब सिर्फ chemizoption की बात करें, मतलब अगर ये फर्स्ट लेयर आ गई तो ये chemizoption है, ये फर्स्ट लेयर बनी रहेगी, बट इसके ऊपर के physioption रहेंगे और वो एब्जॉर्ब होकर डिसॉल्व भी हो सकते हैं। मतलब पहला लेयर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, बट उसके बाद के जो लेयर बन रहे जा रहे वो ऊपर के लेयर एब्जॉर्ब होके डिसॉल्व हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म कर सकते हैं। तो रिमेंबर कि chemizoption इज इरिवर्सिबल। ये पहला लेयर एक बार बन गया chemizoption से तो फिर टूटेगा नहीं। ये अंबुजा सिबन का बॉन्ड है, एक बार बन गया तो टूटेगा नहीं। याद रखना है, ये वॉल बन गई तो फिर टूटेगी नहीं, chemizoption कभी टूटेगा नहीं। तो चलिए अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे हमने physioption का देखा था। इसको नोट डाउन करके कर लेंगे आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते चलिए। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemizoption, जैसे हमने physioption का रिप्रेजेंटेशन किया था वैसे ही हम इसका रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास था एड्जॉर्बेट को हमने ला लिया एड्जॉर्बेंट के पास में, तो ये फॉर्म करेगा एड्जॉर्बेंट बॉन्ड, और ये बॉन्ड रहने वाला है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए एरो मैंने एक साइड ही बनाया, चलो ये बॉन्ड है, ध्यान में रखना है, दिस इज बॉन्ड, ठीक है। तो ये एरो वन साइड बनाया। physioption में मैंने एरो रिवर्स डायरेक्शन में बनाया था, ध्यान में है कि नहीं है? देख लो पुराना वीडियो, ध्यान में नहीं है तो कि ये मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाया क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। अब ये रिवर्सिबल नहीं है, ओके क्लियर। अब हम आ जाते हैं, अब ये रिवर्सिबल नहीं है तो इससे कंक्लूजन मिलता है। जैसे physioption में मैंने कहा था वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो वहां पर हमने ली चार्लियस प्रिंसिपल लगाया था, याद आया आपको? वहां पर हमने ली चार्लियस प्रिंसिपल लगाया था और दो ग्राफ बनाए थे, एक टेम्परेचर वाला मतलब आइसोबार का ग्राफ बनाया था और एक आइसोथर्म का ग्राफ बनाया था। बट यहां पर रिवर्सिबल ही नहीं है तो ली चार्लियस प्रिंसिपल नहीं एप्लीकेबल। सो ली चार्लियस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल हियर। इंपॉर्टेंट इज ली चार्लियस प्रिंसिपल is not applicable. Remember that applicable ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाने जाऊंगा chemizoption के लिए, तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनेगा। याद रखना है कि chemizoption में x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ नहीं बनता है। अगर क्वेश्चन आ जाए फॉर chemizoption x/m वर्सेस प्रेशर ग्राफ, तो देयर इज नो ग्राफ। समझ में आया? ओनली फॉर physioption इज देयर इज ग्राफ। क्लियर? सेम टेम्परेचर के साथ भी वैसा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर का भी ऐसा सच कोई ग्राफ नहीं है एक्चुअल में। बट अगर हम पढ़ते हैं इससे डिटेल में, टेम्परेचर को जब हम पढ़ते हैं, अगर मैं x/m वर्सेस टेम्परेचर बना दूं, नेक्स्ट पॉइंट x/m वर्सेस टेम्परेचर, मतलब अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ x/m मतलब इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो गया। x/m का मैंने 2-3 बार आपको मतलब बता दिया है और नहीं बताऊंगा, आप पुराने वीडियो देखकर चेक कर ले। यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं बनाता हूँ, आपको physioption का ग्राफ याद है ये वाला, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ
तो फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज होता है। याद है आपको, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज होता है, बट अगर मैं केमिज ऑप्शन की बात करूं तो केमिज ऑप्शन पहले इंक्रीज होता है और फिर बाद में डिक्रीज होता है। एक सर्टेन लिमिट तक हाइट पे पहुंचने के बाद एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद फिर वो डिक्रीज हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या कहा था? ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए ग्राफ है और ये केमिज ऑप्शन के लिए। सी हियर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिजिक्स ऑप्शन कम होते जा रहा है। दिख रहा है x/m की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज हो जाएगा। बट केमिज ऑप्शन की जब मैंने बात की, ब्लू वाला कर्व देखेंगे, x/m टेम्परेचर बढ़ रहा है, x/m बढ़ते जा रहा है, एक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मतलब x/m पर पहुंच गया, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये फंडा कैसे होगा? सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, आपने बोला एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, पर एब्जॉर्प्शन कम कैसे हो गया सर? आपने तो बोला सर ये रिवर्सिबल नहीं है। मैंने बोला ये रिवर्सिबल नहीं है और ये सच में रिवर्सिबल नहीं है, फिर ये डिक्रीज कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम कैसे हो रहा है? मतलब कि वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम मतलब एब्जॉर्बेंट की सरफेस से निकलेगा नहीं, तो निकल नहीं रहा, तो फिर ये कम कैसे हो रहा है? तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से हमारे निकल और हाइड्रोजन के। तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर ले अच्छे से। हम एग्जांपल ले लेते हैं केमिज ऑप्शन का, निकेल एंड हाइड्रोजन। रिमेंबर निकेल एंड हाइड्रोजन। तो निकेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सॉलिड स्ट्रक्चर ऐसे, ये देखेंगे कि निकल का जो क्रिस्टल है या जो सरफेस है, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल वैकेंट है। देखो इनको यहाँ पर बॉन्ड की जरूरत है, ऊपर इनको बॉन्ड की जरूरत है, समझ में आ रहा है? इसलिए ये वाले पूरे सेटिस्फाइड हो चुके हैं, बाकी नीचे भी रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, तो नीचे वाले सेटिस्फाइड, बट सरफेस के जो निकल है दिस आर अनस्टेबल, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो सरफेस वालों को एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, मतलब बाहर से कोई आ जाए, इनके पास इनकी इच्छा पूरी कर दे, खाली है, जरूरत है, कोई आ जाए इनकी जरूरत पूरी कर दे, तो उसके लिए हाइड्रोजन आ जाएगा H2H में सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो वो आएगा इसके पास में। तो अगर H का बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, अगर मैं H में यहां ला लेता हूं तो क्या होगा? H तो पूरा सेटिस्फाइड है, H पूरा सेटिस्फाइड है, मतलब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, तो क्या वो निकल के साथ बॉन्ड बना सकता है? केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन फिजिकल बॉन्ड बना देगा। और यहां पर जब हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब यहां पर वंडरवॉल फोर्स बनेंगे, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फिजिक्स ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं और टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दो नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएंगे हमें, दो नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो दो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेंगे? वो निकल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो दिस इज केमिज ऑप्शन, दिस इज फिजिक्स ऑप्शन। ध्यान में रखना है कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है तब वो हो गया फिजिक्स ऑप्शन, और जब ब्रेक होगा तब वो हो गया केमिज ऑप्शन। क्योंकि पुराना जब बॉन्ड ब्रेक होगा, पुराना रिलेशनशिप टूटेगा, तभी तो नया रिलेशनशिप बनेगा। वैसे ही ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी वो हाइड्रोजन निकेल के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एड्जॉर्प्शन, मैक्सिमम टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन, केमिज ऑप्शन हो रहा है, केमिज ऑप्शन हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं कि हम और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? ये जो निकेल है और ये जो हाइड्रोजन है, ये निकेल और हाइड्रोजन ही रिएक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। यहां पर तो एक नॉर्मल केमिकल बॉन्ड हुआ था, और पर हम क्या करें? प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन उसके सरफेस के अंदर चले जाएगा, ये फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म करेगा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक सब्सटेंस, जैसे कि Ni0.38H, इसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड।
नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, यू नो स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड जैसे ऐसे कंपाउंड जिनके कंपोजिशन फिक्स होते हैं। वाटर, मैंने पढ़ाया आप लोगों को शायद से कि वाटर H2O जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, चाहे वो मेरे घर का पानी हो या फिर आपके घर का पानी हो या कहीं और पूरी दुनिया में आप कहीं से भी पानी ले लो, वहां पर हाइड्रोजन 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 1 रहेगा, ये कंपलसरी है। बट दैट इज फॉर स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, वाटर इज अ स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। बट यहां पर क्या हो रहा है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, मतलब इसका जो कंपोजिशन है, निकेल का कभी कम ज्यादा हो सकता है, हाइड्रोजन का कभी कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि यही रहेगा। बट एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि निकेल प्लस हाइड्रोजन, उन्होंने एक केमिकल कंपाउंड बना दिया, मतलब ये सरफेस था, यहाँ पर रिएक्शन होकर इन्होंने नया सब्सटेंस बना दिया, नया सब्सटेंस बना दिया, नया सब्सटेंस बना दिया, नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, ऊपर जो हाइड्रोजन था सरफेस पे, यहाँ निकेल का सरफेस है, तो ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा, खत्म मतलब हाइड्रोजन है वहां पर, लेकिन उसने नया सब्सटेंस बना दिया। देखो ध्यान से देखेंगे हम इस बात को, फिर से मैं बता रहा हूं कि पहले क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में यहाँ पर निकेल है, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने एब्जॉर्प्शन किया, हाइड्रोजन ने एब्जॉर्प्शन किया, सरफेस पर बॉन्ड बन गए। लेकिन सरफेस पर बॉन्ड बनने के बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले स्टार्टिंग में तो वंडरवाल फोर्स था, वंडरवाल फोर्स ब्रेक होके केमिसॉर्प्शन बन गया, ध्यान में है केमिसॉर्प्शन इस तरीके से। अब केमिसॉर्प्शन होने के बाद हम टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो इस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन मतलब वो निकेल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो सरफेस पे सपोज यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन सपोज खत्म हो गया, 1 हाइड्रोजन इस रिएक्शन में चला गया इनके साथ में अंदर, तो यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो बाहर से और हाइड्रोजन आ सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया, मतलब जो हमने ग्राफ बनाया था टेम्परेचर का कि पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ गया फिर कम हो गया, ऐसा ग्राफ बनाया था हमने, तो पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ गया बाद में कम हो गया, व्हाई इट इज डिक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केमिसॉर्प्शन इज नॉट रिवर्सिबल बट व्हाई द ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस x/m वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ डिक्रीजेस आफ्टर सर्टेन लिमिट, तो क्या मतलब आएगा, क्या आंसर आएगा कि whatever the adsorbent is there, adsorbent react with adsorbate to form some non-stoichiometric कंपाउंड, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड के बना देगा, और उसका कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, एड्सॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। इस वजह से अगर एड्सॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसका मतलब हमारा x/m, x कम हो गया, यहाँ से x कम हो गया तो x/m कम हो जाएगा। ध्यान में आ रहा है, ये x/m है, ये टेम्परेचर है। तो अगर x की h कम हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन कम हो गया, जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ का 1 हाइड्रोजन रिएक्ट हो गया नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड बनाने में, तो फिर यहाँ का हाइड्रोजन खत्म हो गया, खत्म मतलब रिएक्ट हो गया, तो यहाँ पर जगह खाली हो गई, मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो गया। अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा, और पूरा एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? एक्चुअली खत्म नहीं होता, इसके सरफेस पर और आते रहेंगे जब तक हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा केमिसॉर्प्शन। तो मेरे ख्याल से आपको केमिसॉर्प्शन पूरा समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है केमिसॉर्प्शन में। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज का लेक्चर हमारा पूरा केमिसॉर्प्शन पर था। सबसे पहले हमने बताया कि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड रहते हैं, केमिकल बॉन्ड में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। हमने वहां पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा फिर से। उसके बाद हमने बात की कि ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखा। रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने डिटेल में देखा कि नाइट्रोजन, निकेल और हाइड्रोजन का किस तरीके से केमिसॉर्प्शन होगा। पहले फिजिसॉर्प्शन होता है, फिर केमिसॉर्प्शन होता है। केमिसॉर्प्शन से अगर हम और प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ तक के बहुत ही सिंपल था हमारा जर्नी एड्सॉर्प्शन का। केमिसॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन पर ही टॉपिक चल रहा है अभी तक हमारा। तो ये है हमारा केमिसॉर्प्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा फिजिसॉर्प्शन हो गया, केमिसॉर्प्शन हो गया, इनका मैंने बेसिक डिफरेंस बताया था। आप क्या करेंगे कि आप इसका डिटेल में डिफरेंस जो ग्राफ है पूरे सिस्टमैटिक वे से वो बना लेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, या फिर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन कि एड्सॉर्प्शन पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ गया, आपको सब समझ में आ गया, तो लाइक कर दो मेरे वीडियो को एंड शेयर कर देंगे आप अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको समझा नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो बने रहेंगे मेरे साथ।